नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं वो उत्तराखंड की ये तीसरी सीरीज रहने वाली है, जो कि उत्तराखंड की समसामयिक घटनाओं पर आधारित रहने आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उत्तराखंड के अंतर्गत वहाँ से इसमें क्वेश्चन अवश्य पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड के 4 धामों में 5G नेटवर्क की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। अब ये क्या है, इसको समझते हैं, कब की गई थी, कहाँ की गई थी, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। उत्तराखंड के 4 धामों में इस बार तीर्थ यात्रियों के लिए क्या गई है 5G सेवाओं को यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, और जो कर दिया गया है IETGA ने ये जो जियो के साथ मिलकर यहाँ पर क्या किया गया है, इसको शुरुआत कर दिया गया। अब क्वेश्चन क्या बना कि भैया जो 4 धामों में जो 5G नेटवर्क की जो फ्रीक्वेंसी कनेक्टिविटी को जो जिसने दुरुस्त किया है वो कौन है, वो किसने किया है, वो रिलायंस जियो के द्वारा ये किया गया है। देखिए, 4 धामों में 5G सेवा की यहाँ पर शुरुआत की गई है और जियो ने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। देखिए, इसका जो संपूर्ण रूप से जो खाका होता है, किस प्रकार से कहाँ पर टावर लगेंगे, किस प्रकार की फ्रिक्वेंसी इसमें देनी है, वो तमाम चीज़ों को ये जियो रिलायंस जियो ने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पे इसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। और बद्रीनाथ के जैसे कपाट खुलेंगे तो इस मौके पर ये जियो की सेवाएं भी इस समय क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में आपके बद्रीनाथ के कपाट और ये केदारनाथ के जो कपाट खुल चुके हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे अब आपको किसी भी प्रकार के नेटवर्क की प्रॉब्लम यहाँ पर इशू नहीं आएगा। आपको यहाँ पर 5G की यहाँ पर सेवाएँ भरपूर रूप से यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगी, जो कि आपके रिलायंस जियो के माध्यम से ये होगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5G नेटवर्क से क्या लाभ होगा, यहाँ पर ये देखने वाला प्रश्न चिन्ह ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सही दिया है, इसको भी आप समझिएगा। देखिए, जो उपभोक्ता है, जो व्यक्ति विशेष हो, जो उपभोक्ता जिसका प्रयोग करते हैं 5G का, तो इनको 5G की जो बेहतर इंटरनेट सेवा यहाँ पर मिलेगी और आपदा प्रबंधन के अंतर्गत या सिविल लाइंस और रिलायंस टाइम बेस पर यात्रियों की यहाँ पर निगरानी की जाएगी। अब मेरे तरफ से अगर मैं बात करूँ, अगर जो श्रद्धालु जो 4 धामों की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर मौसम किस प्रकार से ख़राब हो रहा है, अगर लैंडस्लाइड हो रही है या भूकंप आ रहा है, ये तमाम जो भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिसके अंतर्गत कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है तो वहाँ पर रास्ता बाधित हो जाता है, तो उसे पता चल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष श्रद्धालु अगर यहाँ से लापता हो जाता है, किसी कारणवश बाढ़ की चपेट में आ जाता है या भूस्खलन में दब जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी या लोकेशन यहाँ पर ट्रैक की जा सकती है, जिससे कि उसको यहाँ पर खोजा जा सकता है कि, और साथ ही अगर हम बात करें तो उन पर निगरानी भी रखी जा सकती है कि किस प्रकार से लोगों का यहाँ पर जत्था चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन के लिए भी ये बेहतर है, और जो व्यक्ति विशेष जो श्रद्धालु हो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए, सरकार ने इन इंटरनेट सेवाओं से यात्रियों के हर पहलुओं पर यहाँ पर नज़र बनाएगी और आपातकाल की स्थिति में और जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्या करेगी, जो आपके आपातकाल सुरक्षा से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पर तत्काल सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध की जा सकती है। जैसे कि कोई इमरजेंसी पड़ती है या कुछ ऐसे हादसे होते हैं, तो वहाँ पर आपके अंडर जो उत्तराखंड की जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो समय रहते हुए उन चीज़ों को बचाया जा सकता है और आप पे ये पूरी तरीके से यहाँ पर निगरानी रखेगी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 4 धामों से जुड़ी हुई जानकारी जो साथ ही ऐप की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। अब 9 भाषाओं में प्राप्त होगी। जो यात्री हैं उनको 9 भाषाओं में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होंगी। किस प्रकार से, देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 धाम से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, किस प्रकार का यहाँ पर रूट मैप है, क्या चीज़ें हैं, क्या इस आप लोगों को आकर्षित करता है, वो आपके 9 भाषाओं में यहाँ पर इस ऐप के माध्यम से यहाँ पर होगा कि 4 धाम से संबंधित ऐप बनाया जाएगा, तो उसमें सभी भाषाओं का यहाँ पर दिया जाएगा, 9 भाषाओं का। क्वेश्चन क्या बना, 4 धाम में जो ऐप जारी किया जाएगा, जो जिसकी शुरुआत की जाएगी, उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, कितनी भाषाएं उसमें होंगी, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 9 भाषाएं यहाँ पर होंगी। ठीक है, अब साथ ही ये ऐप का क्या नाम है, क्वेश्चन बनता है। तो 4 धाम की जानकारी के लिए 4 धाम
साथ ही ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये आपको पता होना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको आप नोट कर लीजिए, जिससे कि ये आपको पता होना चाहिए कि भैया मैंने कहा कि भैया 4 धाम से संबंधित जो ऐप को लॉन्च किया गया है उस ऐप का क्या नाम है। आपको जब ये पता होगा कि भैया 4 धाम साथी ऐप लॉन्च किया गया है, इसे श्रद्धालुओं की जो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी यहाँ पर शासन को क्या होगी, उपलब्ध रहेगी, जिससे कि ये पता किया जा सकता है कि हाँ जो श्रद्धालु हैं किस प्रकार से हैं, कि उनका स्वास्थ्य प्रशिक्षण यहाँ पर किया जा सकता है। तमाम चीज़ें यहाँ पर इसके अंतर्गत की जाएंगी, जिससे कि एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, और साथ ही जो श्रद्धालु आएंगे चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आ रहे हों, राज्य के किसी भी जनपद से आ रहे हों, तो उससे भी यहाँ पर क्या होगी, बेहतर चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होंगी। अब देखिए उत्तराखंड के जो 4 धामों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यात्रा की जाती है देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आते हैं, और साथ ही अगर हम कहें आपके अन्य जो राष्ट्र हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और देखिए राज्य से आने वाले तीर्थ यात्रियों को अब अपनी स्थानीय भाषा में भी यहाँ पर तमाम यात्रा किस प्रकार से संबंधित जानकारी यहाँ पर जुटाई जा सकती है। आपने देख रहे होगे यहाँ पर बद्रीनाथ हो गया, या केदारनाथ हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 जो धाम दिए गए हैं, तो इन धामों की संपूर्ण रूप से 9 भाषाओं में यहाँ पर आपकी क्या होगी, यहाँ पर जानकारी ये आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, सम्मिलित किया गया है। अब 9 भाषाएं कौन सी हैं, कभी क्वेश्चन बनता है। देखिए आपको यहाँ पर तमिल दी गई है, उड़िया दी गई है, कन्नड़ दी गई है, मराठी दी गई है, बंगाली दी गई है, पंजाबी दी गई है, गुजराती दी गई है, मलयालम दी गई है, तेलुगु दी है, और ये तमाम भाषाओं को यहाँ पर ये निर्देश जारी किया गया है। ये तमाम भाषाएँ आपको इस ऐप में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैंने इसको ये आपके सामने रखना उचित समझा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौड़ी में बनेगा पहला पर्वतीय संग्रहालय और तारामंडल। देखिए अब यहाँ पर क्या बना क्वेश्चन, पहले ही ये जो इसकी हेडिंग है यहाँ पर ही क्वेश्चन बन गया। देखिए क्या बना कि पूछा जाता है कि उत्तराखंड के कौन से जनपद में पर्वतीय संग्रहालय के साथ साथ तारा मंडल बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये पौड़ी जिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ओवरऑल इंडिया से पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में पर्वतीय संग्रहालय साथ ही तारा मंडल को बनाया गया है या विकसित किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड का पौड़ी जिला ये है। अब इसमें क्या देखिए, पौड़ी में पहला संयुक्त पर्वतीय संग्रहालय और तारा मंडल बनेगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीब आपको 30 करोड़ रुपए की यहाँ पर लागत आएगी। कभी क्वेश्चन बनता है कि तारामंडल और पर्वतीय संग्रहालय को बनाने के लिए जो राज्य सरकार द्वारा इसमें कितना धनराशि को जारी करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, ये इसमें कितना खर्च आएगा। तो क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है 30 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ या 35 करोड़ यहाँ पर दिया जा सकता है। तो आपको स्पष्ट तौर पर होना चाहिए 30 करोड़ की यहाँ पर लागत आएगी। इस धनराशि को जो आपके बलूनी सांसद निधि और अन्य संस्थाओं की मदद से यहाँ पे जुटाई जाएंगी, जो सांसद रहे हैं उनके द्वारा और सांसद निधि से। और अगर हम कहें बलूनी सांसद निधि के माध्यम से, और जो अन्य संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के कार्यों को करती हैं, जैसे एनजीओ हो गया, तमाम चीज़ें, और ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत होंगी। ये पैसा यहाँ से जुटाया जाएगा, और इसकी जो पहली किस्त के रूप में जो ये जारी होगा, वहाँ पर आपके 4.62 करोड़ की धनराशि यहाँ पर जारी होगी। 462 करोड़ रुपये यहाँ पर क्या होंगे, पहली किस्त यहाँ पर इसकी जारी होगी। और पौड़ी नगर की अपनी विशिष्ट और भौगोलिक संरचना, जिसके समक्ष जो इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी, या कहें तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत है। देखिए एक पर्वतीय श्रृंखला का सुस्पष्ट विहंग दृश्य दिखाई देता है। अब ये क्या होता है कि एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो लंबी पर्वत श्रृंखला है, जहां से प्रकृति का जो ऐसा अद्भुत नज़ारा, अगर विहंग का मतलब है जिसे आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और साथ ही ऐसा दृश्य जो आपने अपने जीवन में इससे पूर्व उसकी कल्पना नहीं की होगी, ऐसा दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। और जो तारामंडल और पर्वतीय संग्रहालय के निर्माण का आदर्श स्थल यहाँ पर ये बनता है। अगर आप कॉमेट को देखते हो या आप स्पेस की तरफ अगर नज़र डालते हो, तो कभी ऐसी स्थितियाँ दिखती हैं कि ऐसी
घटनाएं घट जाती हैं जो कि अद्भुत होती हैं, इससे पूरे जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसके साथ ही यहाँ पर्यटन की गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी, साथ ही जिससे कि राज्य की आय में भी गतिविधियाँ उनको बढ़ेंगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और साथ ही अगर हम कहें शैक्षिक गतिविधियों से भी इसको जोड़ने का प्रयास किया है। जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं या कहें स्कूल्स हैं, ये यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ विजिट कर सकते हैं और अपनी शोध संबंधी जो तमाम चीज़ों को यहाँ पर पूरा किया जा सकता है। और यहाँ पर लोगों के लिए अतिथि गृह, जैव विविधता और नॉलेज और साइंस पार्क भी यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि उत्तराखंड के गैरसैंण और देहरादून में होगी ई विधानसभा को यहाँ पर विकसित किया जाए। अब कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया उत्तराखंड में ई विधानसभा किस स्थान पर या कहें कहाँ बनने जा रही है। तो ई जो विधानसभा है आपको पता है, एक तो गैरसैंण के अंतर्गत है, एक देहरादून के अंतर्गत है। शीतमौल ग्रीष्मकालीन जो राजधानियां हैं तो इसके अंतर्गत होगा। देखिए ग्रीष्मकालीन अगर राजधानी की अगर बात करें तो ये गैरसैंण को माना जाता है। ठीक है, और साथ ही ग्रीष्म और शीतकालीन जो राजधानी है आपके देहरादून को यहाँ पर स्थापित किया गया। अब देखिए शीतकालीन राजधानी और देहरादून में स्थापित दोनों जो विधानसभाओं को जल्द ही क्या किया जाएगा, ई विधानसभा यहाँ पर बनाने का क्या किया गया है, प्रस्ताव रखा है। ई विधानसभा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत, तकनीकी क्षेत्र, वर्चुअल जो समीक्षाएं होती हैं तो उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं तकनीकी का यहाँ पर तड़का मारने का यहाँ पर कोशिश की गई है। और इसके माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास जो एजेंसी है ITDA के माध्यम से ई विधान सभा की यहाँ पर क्या DPR तैयार की जा रही है। और ई विधानसभा बनने से सारा जो काम काज है वो ऑनलाइन यहाँ पर होगा। जिससे आपने देखा होगा कोरोना काल में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, वो चाहे कोचिंग सेंटर हैं, जो तमाम बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या कहें जो राज्य स्तर पर जितने भी समस्या बैठाई का जो दौर चल रहा था, तो वो पूरा क्या हुआ था, ये या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रहा था, जो तमाम जो अगर हम कहें वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इस दिशा में ये जोर दिया जा रहा है कि आपके सारे काम काज जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जिससे कि आपके कागज और समय की भी यहाँ पर बचत होगी। और ई विधानसभा बनने से सारे काम काज क्या होंगे, ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे कि कागज की बचत होगी। और इस क्षेत्र के दौरान जो जितने भी मंत्री जो विधायक हैं उनको भी प्रश्न पूछने में आसानी होगी और वो अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों से इस वर्चुअल मीटिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छा यहाँ पर है कि किसी विधायक को यदि इस विधानसभा के अंतर्गत जुड़ना है तो वो अपना वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि आप लैपटॉप में ये उपलब्ध होंगे, प्रत्येक सदस्य हैं संसद के, उनकी सीट पर लैपटॉप होगा और सत्र के दौरान जो कार्रवाई हो रही है उसको ऑनलाइन दस्तावेज के अंतर्गत ये मिलेंगी। देखिए ये जो पहला कॉन्सेप्ट चला था ना, ये ई वाला जो ई विधानसभा कॉन्सेप्ट है, इससे पहले भारत में अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश ने इसको अपनाया, फिर साथ ही गोवा, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ ये ई विधानसभा का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। और साथ ही अब उत्तराखंड भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये तकनीकी क्षेत्रों में ये अपने आप को आगे कर रहा है। अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे होगा मेरा जीवन लक्ष्य और उत्तराखंडी, ये जो पुस्तक आप यहाँ पर हरीश रावत के जीवन पर आधारित ये बनाई गई है। देखिए पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत की यहाँ पर पुस्तक उत्तराखंडी का विमोचन यहाँ पर किया गया है। देखिए अब यहाँ पर उत्तराखंडी पुस्तक का विमोचन किसके राजनेता के तौर पर से किसके द्वारा विमोचन किया गया है, किसके जीवन पर आधारित है, तो आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंडी पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, जो हरीश रावत की ये पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। देखिए उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की ये पुस्तक है, मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडी का विमोचन यहाँ पर किया गया। पुस्तक का नाम पूरा पूछा जा सकता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यहाँ मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडी ये दिया गया, हरीश रावत जी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये हरीश रावत जी की जो किताब है ना, जो जिनके द्वारा ये रची गई है, तो इसमें कुल कितने प्रश्न हैं, कभी पूछा जा सकता है कि कितने अध्याय हैं। प्रश्न कहाँ बने, 3-4 प्रश्न बने हैं, इसको नोट करते हुए चलिए। इसमें ये मत लेके चले कि नहीं आ रहा है यार, ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। जिस समय 1-2 नंबर से रहोगे तो उसी समय पता चलता है कि वैल्यू। देखिए 654 पन्नों की ये किताब है, उसमें अगर हम बात करें 93 अध्याय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और इसमें उनकी बचपन से लेकर उनकी जवानी तक का और अब तक की सभी राजनीतिक यात्राओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और साथ ही उत्तराखंड के तमाम पहलुओं
को यहाँ पर ये दर्शाती है और यहाँ पर उसमें बताया गया है तमाम चीज़ें। अब इस किताब में उनके संघर्ष को भी दर्शाया गया है, उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष अपने संपूर्ण जीवन में किया। देखिए किताब का एक अंश की अगर बात करूँ तो एक अंश मतलब छोटा सा उसका भाग यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए संघर्ष जागल लाए, मैं कम तर ही सही गैरसैंण का जागरिया हूँ और जागर लगाता हूँ। ये जो पहाड़ी में जो बड़ा अच्छा ये चीज़ गई है, जो इसका शब्द का अगर ये बताऊँ, इसका अगर मैं उल्लेख करूँ, इसमें कहा गया है कि संघर्ष जागर लाए, मगर संघर्ष जब करता है आदमी तब उसमें जागृति लाई जाती है। और मैं कम कतर ही सही गैरसैंण जागरिया हूँ कि जो गैरसैंण का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे द्वारा ही इसको प्रतिपादित किया गया है। और जागर मैं यहाँ लगाता हूँ, मगर यहाँ पर विधानसभा की जो सत्र आयोजित बैठक होती है वो ये तमाम चीज़ें। देखिए इस किताब में हरीश रावत की अपनी जो किताब है इसमें गैरसैंण का दर्द भी बयान करती नहीं, भले ही उन्हें गैरसैंण को उत्तराखंडी विकास की गंगा की धारा के तौर पर कहा जाता है, मगर ये तमाम चीज़ें इसमें उल्लेखित की गई हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मिसाल दी गई है कि उनके द्वारा जो लिखी गई है, जो गैरसैंण की गंगा पूरा गोता नहीं लगा पाया, कहने का मतलब है कि गैरसैंण को जो गंगा के तौर पे इसमें जो पूरा गोता लगाना चाह रहे थे, जिस प्रकार से इसको कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, वो नहीं कर पाए इसमें लिखे गए। ये कहते हैं कि मेरी जो अंतिम सांस थमने तक के बाद गैरसैंण राजधानी का सपना मैं साकार करके रहूँगा। ये तमाम चीज़ें इनके कहने का मतलब है। अब यहाँ पर देखिए हॉकी इंडिया ने उत्तराखंड के जो 425 खिलाड़ियों के लिए भेजी हॉकी किट। यहाँ पर देखिए जो हॉकी एसोसिएशन है, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया एसोसिएशन हॉकी एसोसिएशन के माध्यम से अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड के जो 425 जो युवा खिलाड़ी हैं जो हॉकी के प्रति अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, तो 425 खिलाड़ियों को यहाँ पर हॉकी किट यहाँ पर भेजी गई है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। देखिए हॉकी इंडिया ने प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एक तोहफा दिया गया है, जो तोहफे के रूप में हॉकी किट यहाँ पर भेज दी गई। कभी क्वेश्चन बनता है कि हॉकी इंडिया ने उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों के लिए हॉकी किट भेजी, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कितने दिए गए हैं। 425 खिलाड़ियों को यहाँ पर क्या हॉकी किट यहाँ पर भेजी गई है, किसके द्वारा, हॉकी इंडिया ने ये किट को यहाँ पर भेजी गई। इसमें खिलाड़ियों को 15,000 रुपये की कीमत के हॉकी के साथ बॉल भी दी गई है। हॉकी इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर देश के जो जोन है, सेक्टर में इनको बांट दिया गया है। इस बार पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 जोन में इसमें जो बांट दिया गया है, तो इसमें अंडर 18 प्रतियोगिताओं का यहाँ पर आयोजन होगा। और जो ये 425 खिलाड़ियों को भेजा गया है, इनको अलग अलग जोन में यहाँ पर विभाजित किया गया और इन्हीं के मध्य में क्या होगा, टूर्नामेंट होगा। जो शानदार प्रदर्शन करेगा वो नेशनल की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद इंटरनेशनल। अब देखिए अगला जो प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ये क्या है। देखिए उत्तरकाशी में पंचमेवा प्रसादम योजना शुरू किया गया है। पंच प्रसाद 5 चीज़ों से मिला हुआ जो प्रसाद यहाँ पर बनाया जा रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की अगर बात करें, जो 4 धामों में से 2 धाम में यहाँ पर पंचमेवा प्रसादम योजना का यहाँ पर किया गया, शुरुआत की गई है, शुभारंभ किया गया है। योजना के लिए दोनों धामों का जो रूट 2 पर क्या किया गया, 20 स्थानों पर, इनको 20 स्थान यहाँ पर चयनित किए गए हैं, जिसके जरिए क्या हो गया, ये यहाँ पर प्रसाद। और इसके लिए महिला स्वयं अगर हम कहें सहायता समूह की यहाँ पर की जाएगी, कैंपेनिंग की जाएगी। और यहाँ पर प्रसाद योजना के तहत अगर हम बात करें 50,000 पैकेट के पैकिंग की यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। यह प्रसाद भटवाड़ी की जो जगदम्बा जो सहकारिता है और गंगा CLF से जुड़ी महिलाएं जितनी भी हैं 30 महिलाओं ने इनको तैयार किया गया। कभी क्वेश्चन बनता है कि जो प्रसाद निगम योजना है इसके अंदर कितने पैकेजिंग का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया, तो 50,000 पैकेजिंग का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। और ये प्रसाद कहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया, तो ये भटवाड़ी की जो जगदम्बा जो सहायता समूह है और साथ ही गंगा CLF से जुड़ी जो महिला हैं उनके जो 30 महिलाओं द्वारा इसको तैयार किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है अगला प्रश्न, कह रहा है कि श्री देव सुमन की PhD परीक्षा 25 जून को यहाँ पर आयोजित की गई है। ठीक है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब इसको भी देख लीजिए। श्री देव सुमन
विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा का यहाँ पर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, यहाँ पर घोषित कर दिया गया। 17 विषय हैं, 17 विषयों में से 109 सीट के लिए यहाँ पर 25 जून को यहाँ पर क्या होगा, प्रवेश परीक्षा का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। और परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई थी वो आपके 25 मई यहाँ पर निर्धारित की है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी ये फॉर्म को नहीं फिलअप किया है तो अभी भी आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो इसको अभी भी भर सकते हैं। आपको रिसेंट ही आपके 25 मई अभी दूर है, आप लोग भर सकते हैं। तो जिसका जो पेपर होगा, जो परीक्षा होगी वो आपकी 25 जून को होगी। तो पहले चरण में अगर हम बात करें सिर्फ यहाँ पर ऋषिकेश कैंपस में ही पीएचडी परीक्षा होगी और यहाँ पर 100 अंकों की परीक्षा यहाँ होगी और जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। और पहला प्रश्न पत्र विषय से संबंधित होगा, दूसरा आपके रिसर्च थीम का यहाँ पर ये होगा, मेथड का, रिसर्च मेथड का ये होगा। और देखिए ये तो हो गया। और साथ ही अगर बात करें 1 मई से छात्र छात्राओं को यहाँ पर ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म यहाँ पर क्या कर दे, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के जो पीएचडी के जो अभ्यर्थी जो इसमें आवेदन करना चाह रहे हैं 1 मई से यह शुरुआत होगी और 25 मई को फॉर्म जमा करने की यहाँ पर अंतिम तिथि निर्धारित किया। सामान्य वर्ग और ओबीसी के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर 2500 रुपये का यहाँ पर किया गया शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं SC ST वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वहाँ पर 1050 रुपये का यहाँ पर किया गया फॉर्म का शुल्क यहाँ पर निर्धारित किया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें ऋषिकेश है, ऋषिकेश में इसका जो कैंपस है यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जनरल क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। देखिए उत्तराखंड में रहने वाले रक्षित रौतेला आर्मी में यहाँ पर क्या बने, लेफ्टिनेंट बने। कोई क्वेश्चन बनता है कि भैया उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले कौन आर्मी में लेफ्टिनेंट बने, तो रक्षित रौतेला ये बने। और पहली बार साइकिल से केदारनाथ पहुंचे कितने युवा, अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए साइकिल से जो सिर्फ यहाँ पर 2 युवा साइकिल से आपके केदारनाथ पहुंचे। आईटीबी की जो 7वीं बटालियन को पिथौरागढ़ जिले में 9 हेक्टेयर भूमि यहाँ पर आवंटित की गई। अब देखिए जो आईटीबी को जो 9 हेक्टेयर भूमि कहाँ पर आवंटित की गई है तो किस जिले में की गई है, तो आपको पता होना चाहिए पिथौरागढ़ में की गई है। ठीक है, 9 हेक्टेयर। अब ये पूछा जाता है कि किस फोर्स को या किस बटालियन को पिथौरागढ़ में 9 हेक्टेयर भूमि यहाँ पर ये आवंटित की गई है, तो आपको बताना चाहिए ये आईटीबी को ये दिया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा के मद्देनजर कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। और साथ ही आप नोट्स बनाते हुए चलिए, आप हार मत मानिएगा। कोई यहाँ पर जब तक आप दृढ़ संकल्प के साथ नहीं बढ़ोगे आगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।